हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमको सबको पता होगा कि पूरे विश्व का लिखित सबसे लंबा बंधारण या कह लो कि हैंड रिटन सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, तो इंडिया का है। ठीक है, इंडिया उसमें फर्स्ट है। बट उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, उतना लंबा बनाने के लिए हमने क्या किया, तो उसके पहले हमने क्या किया, हमने कमिटीज़ को बनाया और उन कमिटीज़ को बोला गया कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए, आप ये काम कीजिए। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारी कमिटीज़ हैं, पर मेजर आपको मैं 4 कमिटीज़ आज पढ़ाने वाला हूँ जो जिनके ऊपर से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि बाकी सब कमिटीज़ ऐसी है जिनके ऊपर इतना कुछ ध्यान नहीं दिया गया। आपको पढ़ना होगा, मैं को पढ़ा दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बट मेजर जो 4 कमिटीज़ है वो ये कमिटीज़ है। पहली है यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, जिनके हेड कौन थे, तो अपने जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, दूसरी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, उनके भी प्रेसिडेंट या फिर कह लो कि हेड कौन थे, चेयरमैन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू रहेंगे। ठीक है, अब आता है आपका मेन टॉपिक, यहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटीज़, अब आपको पता होगा प्रोविजनल्स कौन थे, जो मोस्ट ऑफली अपने स्टेट्स वाले थे। इनको भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हक या उनकी कुछ राय, उनके पास से कुछ चीज़ें जाननी कि भाई आपके स्टेट्स के अंदर किस तरीके से काम किया जाएगा। वो सिंपल सी बात है, सेंट्रल सब जगह जाके अपना मुंह नहीं डाल सकती। हर जगह जाके दिल्ली सरकार आके, गुजरात में आके या फिर मध्य प्रदेश में आके अपना काम नहीं कर सकती है। हाँ, उनके प्रतिनिधित्व जो उनके नीचे काम करते हैं वो लोग काम करवा सकते हैं, बट उनकी भी कुछ अलग अलग डिफरेंट राय होती है कई बार। तो उनको समझने के लिए क्या चीज़ की गई, ये कमेटी बनाएगी कि प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिनके हेड कौन थे, तो सरदार पटेल थे। इनके अंदर क्या आता था, इनको एक काम दिया गया था कि आप जिन जिन लोगों को हमसे अलग होना है, मतलब लोगों को मीन्स जिन जिन स्टेट्स को हमसे अलग होना है, जिन स्टेट्स को हमारे मिलना है, जिन स्टेट्स को हमारे कुछ रूल्स पसंद नहीं है, उनके ऊपर डिस्कशन करना, वो जो एवरीथिंग थी, जो हर चीज़ चल रही थी, वो कौन थे, तो उनको उन कमिटीज़ जो पूरा अपना क्वेश्चंस को लेकर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, किसको दिखाएंगे, किसको देंगे, तो वो कमेटी कौन सी थी आपकी, तो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। उनके हेड कौन थे, अपने सरदार पटेल, जिन्होंने देश को एक करने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, वो एकमात्र इंसान सरदार पटेल। ठीक है, अगर ये कमेटी नहीं होती तो आज कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, उस साइड का अपना म्यांमार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे हाथ से कहीं ना कभी निकल जाती है अगर ये कमेटी ना होती तो। ठीक है, अब आते हैं आपके मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बने गए हैं, प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं और आगे भी एग्जाम से पूछे जाएंगे। क्लास 3 गिन लो, आप क्लास 2 या फिर क्लास 1 किसी भी एग्जाम्स में जाके रेफर कर लो, आपको एक आध दो क्वेश्चन इसमें से निकलेगा, उसमें होता ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना कि प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी थे, उनके सरदार पटेल चेयरमैन तो थे, एक और कमेटी थी जिनके वो चेयरमैन थे। कौन सी थी, तो एडवाइजरी कमेटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो मूलभूत अधिकार थे हमारे, जो फंडामेंटल राइट्स थे, उनके भी कम्युनिटी के हेड कौन थे, तो सरदार पटेल थे। ठीक है, तभी आज हमको जो फंडामेंटल राइट्स मिले ना, इतना फ्लुएंटली, इतना इजीली हम समझ सकते हैं, इतना इजीली हमको वो पावर्स दी गई हैं। कहीं ना कहीं आप देखो ना, तो आप जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे ना, हमको बहुत सारी पावर्स को बहुत डिटेल्स में दिया गया है और हमारे लिए ईजी भी और हमको अच्छा लगता है वो चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, कौन सी है, ड्राफ्टिंग कमेटी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट IMP है ये चीज़। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट एज ए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा रहेगा, तब तक ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पढ़ना पड़ेगा और ड्राफ्टिंग कमेटी से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए इसको रट्टा मार लो, इसको याद कर लो, जो करना करो, पर इसको अपने दिमाग में बिठा लो। पहली चीज़ कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो BR अम्बेडकर जी, सबको पता होगा आई थिंक। ठीक है, उनके कितने मेंबर्स थे, तो उनके 7 मेंबर्स थे, जो कि ये रहे, मैं आपको बताऊंगा आपके बारे में। उसके पहले कि ड्राफ्टिंग कमेटी बना कब था, तो अगस्त 29 1947। कब, अगस्त 29 1947। डेट याद रखना, इस 7 से याद रखो, ये 7 है ना, इससे याद रखो कि इसके अंदर कितने मेंबर्स थे, तो 7 मेंबर्स थे। पहले कौन थे, तो N गोपाल स्वामी। ठीक है, दूसरे कृष्णा स्वामी। ठीक है, तीसरे कौन थे, चौथे कौन थे, सॉरी, डॉक्टर KM मुंशी, एकमात्र गुजराती। ठीक है, मोस्ट ऑफ पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में एकमात्र गुजराती इंसान कौन थे, तो KM मुंशी। तीसरे, ये चौथे थे, अब 5वें। ठीक है, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है, अब्दुल्ला साहब थे ये अपने।
मुसलमान भी आ गए इसके अंदर। आप देखो तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हर रिलीजन्स को, हर धर्म को और इस तरीके से ऐड किया गया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी जब बने, जो इनका मेन काम क्या था, इनडायरेक्टली इनका मेन काम था कि आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन दिखाना है, आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक ओवरव्यू कैसा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन सकता है वो आपको बना के भेजना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए सारे मेंबर्स चाहिए, सारे इंडिया से सब पब्लिक को बुलाया नहीं जा सकता था। तो इन लोगों ने देखा कि मेजर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, मतलब मेजर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो विवाद उठा सकते हैं, तो उनको प्रतिनिधित्व तरीके से हमने 7 मेंबर्स में इंक्लूड किया गया। ठीक है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, आपके छठे आते हैं BL मित्तल। BL मित्तल इसलिए आते हैं क्योंकि ये इलनेस के कारण, इलनेस मतलब बीमार के कारण इन्होंने रिज़ाइन दिया था, और रिज़ाइन दिया था 1948 में। ठीक है, कब दिया था, 1948 में, 1 साल के बाद इन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया था। और इनकी जगह कौन आ गए थे, N माधव राव। ठीक है, कौन आए थे, इनको रिप्लेस करने के बाद कौन आए थे, N माधव राव। उसी तरीके से 7वें नंबर में भी है। 7वें नंबर में क्या हुआ था, तो जो अपने DP खेतान भैया थे, मतलब खेतान जी थे, DP खेतान जी, उनको रिप्लेस किसने किया था, तो TT कृष्णमाचार्य। ठीक है, इन्होंने इनको रिप्लेस किया था। ये हो गया आपका यहाँ तक 7 मेंबर्स में से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला, गुजराती ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर कौन था, दूसरा, इलनेस के कारण किसने रिज़ाइन दिया हो तो वो कौन थे, उनकी जगह किसने ली थी, तीसरी चीज़, ये DP खेतान जी मर गए थे, डाई हो चुके थे। ठीक है, 1948 में, तो उनकी जगह किसने ली थी, तो TT कृष्णमाचार्य ने ले ली थी। तो ये आपका हो गया ड्राफ्टिंग कमेटी के इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें से और भी क्वेश्चंस निकल सकते हैं, और क्वेश्चन कैसे निकल सकते हैं कि उनकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपकी फरवरी 1948 के अंदर। ठीक है, जब इन्होंने अपना पहला प्रस्ताव बनाया। पहला प्रस्ताव इन लोगों ने बनी कब थी, अगस्त 29, 1947। ये उस दिन से अपना काम पे लग गए थे कि भाई हम लोग ये बनाएंगे, हम लोग ये करेंगे, हम इसके अंदर इतने आर्टिकल्स को ऐड करेंगे, इतनी राइट्स को हम ऐड करेंगे। ये सब कुछ जो कुछ भी काम किया वो इनको कहीं ना कहीं पब्लिक को दिखाना था कि भाई हमने इतना काम किया, देख लो आप क्या ये सही है या गलत है। तो इन लोगों ने पब्लिकली भेज दिया। कितने महीने के लिए भेज दिया, तो 8 महीने के लिए इन लोगों ने पब्लिकली भेज दिया कि आप जाके पब्लिक को दे दो, और पब्लिक के बीच से हम लोग राय लेते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा था कि कुछ बहुत लोग पढ़े हुए थे, कुछ लोग पढ़े हुए अनपढ़ थे, कुछ भी थे, उन लोगों ने धीरे धीरे अपनी राय ली। और 8 महीने बाद दूसरी मीटिंग हुई। कब हुई, अक्टूबर 1948 के अंदर मीटिंग हुई। ठीक है, और मोस्ट ऑफ ये पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपना लास्ट प्रपोजल, या पूरी ड्राफ्टिंग कमेटी ने अपनी लास्ट सबमिशन कितने दिनों में दी, तो याद रखना 141 डेज। कितने, 141 डेज के बाद, या 141 डे लगा दिए अपनी ड्राफ्ट कमेटी का लास्ट ड्राफ्ट सबमिट करने के लिए। ये मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में कौन पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका पूरा का पूरा कम्युनिटीज़ के बारे में कि इतनी कम्युनिटीज़ हैं, इतनी कमिटीज़ हैं, और इसके अंदर मेन चीज़ें ये हैं। ठीक है, अब आते हैं बहुत जो एक नॉर्मल थिंग्स है, आई थिंक तुमको पता होंगी, बट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में चीज़ें दी हुई हैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं आपको वो चीज़ पढ़ा दूँ। ठीक है, कि कॉमनवेल्थ के अंदर इंडिया कब इंक्लूड किया गया, तो मई 1949 में कॉमनवेल्थ में इंडिया को इंक्लूड किया गया। अब एक और चीज़ याद रखना कि कॉमनवेल्थ के जितनी कंट्रीज़ है ना, उनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ब्रिटिशर्स ने राज किया है। इसके अंदर जितनी कंट्रीज है कॉमनवेल्थ के अंदर, आज भी देख लेना, उनकी लिस्ट निकालना, उन लिस्ट में देखना कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया है, और उन्हीं कंट्रीज को हम आज कहते हैं कॉमनवेल्थ के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ कि नेशनल फ्लैग को हमने कब अडॉप्ट किया, तो 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, नेशनल एंथम को हमने कब अडॉप्ट किया, तो 24 जनवरी 1950, और उसी दिन हमने किसको एक्सेप्ट किया था, नेशनल सॉन्ग को भी। कन्फ्यूजन मत होना, दोनों हम दोनों ने सेम डेट को एक्सेप्ट किया था, तो कभी भी कोई भी डेट आए भूलना मत। एक और चीज़ कि ये सब तो ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितनी देर लगी सर, क्योंकि देखो इतनी देर लग रही है, आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, ड्राफ्टिंग कमेटी बता रहा हूँ, आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इतने महीनों लगे, कितने साल लगे होंगे इनको पूरा बनाने में, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे लंबा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का।
रिटन मतलब हाथ से लिखा हुआ है, इतना लंबा है। तो उसको बनाने में लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। कितने? 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे उसको पूरा बनाने में। अब देखो ये चीज़ है ना, वो बहुत कॉमन हो चुकी है आजकल। मोस्ट ऑफ क्लास 3 के एग्जाम के लो, क्लास 2 के एग्जाम लो, मोस्ट ऑफ कॉमन चीज़ है कि ये चीज़ तो पूछ लेते हैं, ये सबको आती भी है। अब ये लोग एक स्टेप आगे गए, क्या गए हैं कि उसमें कितने सेशन हुए थे 2 साल 11 महीने 18 दिन के बीच में, कितने सेशन हुए थे और कितनी बार मीटिंग्स मिली थी। तो 11 बार मिली थी। कितनी बार? 11 टाइम्स। एक और पूछते हैं चीज़ कि हमने कितनी कंट्रीज से अपना आइडिया लिया है। आइडिया मीन्स कि हमने उनको कॉपी टू कॉपी नहीं ले लिया, हमने कुछ चीज़ें उनमें से ली, कुछ चीज़ों को रीड किया और उसके बाद हमने उनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है नहीं दी है वो अलग बात है, बट हमने उनको उससे एक आइडिया लिया था। तो टोटल 60 कंट्रीज थी जिनसे ऊपर से हमने आइडिया लिया। दूसरी चीज़ कि इनको पूरा बनाने में कितना खर्चा हुआ, तो 64 लाख रुपीज़, 64 लाख रुपये का खर्चा हमें सिर्फ इस बंधारण को बनाने में हुआ उस टाइम पे। कब? 1950 के टाइम पे। उस टाइम पे इतना खर्चा हुआ था 64 लाख रुपीज़ का 1950 के टाइम पे। एक और चीज़ पूछी जाती है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद पहली टर्म कौन सी आई, फर्स्ट टर्म कौन सी गिनाएगी। तो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स वो एग्जाम में भूल करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि 59 में सब कुछ सेट हो चुका था और 50 और 51 की बैच फर्स्ट गिनाई जाएगी। नहीं, पर फर्स्ट जनरल जो इलेक्शन के बाद जो बैच जो टर्म गिनी जाएगी वो टर्म कौन सी गिनी जाएगी, 51 52 में इलेक्शंस हुए थे। कब हुए थे? जनरल फर्स्ट इलेक्शन कब हुए? 51 52 में। और 52 के बाद अपनी फर्स्ट पार्लियामेंट मीटिंग बैठी गई। और हम इसी से कहते हैं कि 52 जो ईयर था ना अपना 1952, उसी के बाद अपना फर्स्ट असेंबली बैठी थी। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत होना। 51 52 में हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे और उनके रिजल्ट के रूप में 52 से हमारा फर्स्ट असेंबली शुरू हुई थी। तो ये था आपका कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कुछ आपको मैंने कॉमनवेल्थ के, नेशनल फ्लैग के, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम के बारे में कुछ चीज़ें बता दी। कितने सेशंस हुए थे, कितना टाइम लगा था बनने में, हमने कितनी कंट्रीज से उसका ओवरव्यू, कितने कंट्रीज को आइडिया हमने लिया था, कितना खर्च हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हुए थे, कौन सी कमेटी को हम कह सकते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट थी से सारी कमिटीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारी कमिटीज़ है, कम से कम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं, बट उनमें से ये कमिटीज़ वो हैं जो मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट है और जो पूछी जाती है कई बार। ठीक है, ये सब कमिटीज़ आप पढ़िए। कहीं पे डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उनको ओवरव्यू करके उनको पढ़ने की कोशिश करूँगा और पढ़ के आपको उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।